टीवी और सिनेमा का एक ऐसा दौर था जब बेहद कम लोग वहां पहुंच पाते थे। बिहार जैसे जगहों में, और ख़ास कर बात करें तो सारण ज़िले से बहुत कम लोग ही सिनेमा जगत तक पहुंच पाते थे। लेकिन वैसे में एक ऐसी प्रतिभा जो वहां तक पहुंचती है और आज वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम बात करते हैं छपरा के लाल अखिलेंद्र मिश्रा जी से, जिन्हें आप क्रूर सिंह के नाम से जानते हैं। चंद्रकांता में उनके द्वारा किया गया निभाया गया किरदार आज भी लोगों को जीवंत करता है और लोगों के मन मस्तिष्क में बना हुआ है। छपरा टुडे की टीम आज सब बात कर रही है अखिलेंद्र मिश्रा जी से। हमारे साथ हैं अखिलेंद्र मिश्रा जी। स्वागत है सर आपका। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। दर्शकों के लिए आपका पहला संदेश। बस सब जितना हमारे भाई लोग बा, बहन लोग बा, भौजाई लोग बा, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी, बबुआ लोग, छोट छोट बबुआ लोग, सब कोई के प्रणाम और छोट लोग के आशीर्वाद। सर बताएं, हमें हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप छपरा जैसे छोटे से जगह से निकलकर मीडिया तक वहाँ तक गए और आपने लोगों अपनी पहचान बनाई, और अपनी पहचान ही नहीं बनाई, जिस भी किरदार को आपने निभाया आप उसमें ही खुद ढल गए। तो जरा अपने किरदार के बारे में बताएं। नहीं, हमारी एक कोशिश रहती है, चूँकि एज एन एक्टर जो हमारी तैयारी हुई है वो तैयारी थिएटर से हुई है। और मैं इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा मुंबई के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 30 सालों से। और थिएटर में जब तैयारी होती है एक एक्टर की तो वो फिर धुआंधार होती है। तो थिएटर की तैयारी हुई और फिर जब हम टेलीविज़न में आए और फिल्मों में आए और जैसे जैसे किरदार मिलना शुरू हुआ, एज एन एक्टर हमने हर किरदार में एक प्रयोग किया। और वो प्रयोग इसलिए था कि वो चरित्र जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ना दिखूँ, वो अखिलेंद्र मिश्रा ना दिखे, बल्कि वो किरदार दिखूँ मैं, और उसको जीवंत करने की कोशिश करता था। और ये प्रयोग काफ़ी हद तक, क्योंकि दर्शकों ने सराहा, उसका रसास्वादन किया, तो मुझे लगता है कि शायद ये प्रयोग हमारा सफल रहा। आपके कई ऐसे फिल्म हैं जो लोगों पर मन मस्तिष्क पे छाए हुए हैं। खासकर जब हम बात करते हैं चंद्रकांता की, तो वो तो सीरियल हुआ करता था और 90s के दौर में हम भी कहीं ना कहीं आपके फ़ैन हुआ करते थे। और हम बात करें फिल्म गंगाजल की, जिसमें आपने डीएसपी भूरेलाल का किरदार निभाया था, और आप जो कहते थे कि ये तो साला होना ही था। हाँ, गंगाजल बिहार की पृष्ठभूमि की फिल्म थी, जबकि बिहार में उसकी शूटिंग नहीं हुई थी। और हमने कोशिश की थी कि डीएसपी भूरेलाल जो एक प्रमोटेड डीएसपी हैं, जो रोल मैं कर रहा था, तो वो हमने कोशिश की और लोगों को मज़ा आया गंगाजल में। इसी तरह हमने प्रयोग किया, सरफरोश में मिर्ची सेठ का प्रयोग किया हमने। जब हमारी पहली फिल्म थी वीर गति, सलमान खान के साथ एज ए विलन, मेरी लॉन्चिंग फिल्म थी, वहाँ से मैं शुरू हुआ था एक्चुअली मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल सिनेमा में। तो वो भी एक इक्का सेट एक प्रयोग था मेरा। फिर लेजेंड ऑफ भगत सिंह में चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका जब मुझे मिली, तो हमने कोशिश की और आज़ाद के बारे में हमने बहुत पढ़ाई किया, उनकी जीवनी बहुत पढ़ाई की। और मैं उन दिनों आज़ाद की तरह ही रहता था, ज़मीन पे सोता था चटाई बिछा के, उसी तरह वर्जिश करना उसी, क्योंकि आज़ाद पहलवान थे तो थोड़ा उस तरह से दिखना भी चाहिए कैरेक्टर। मैंने 20 किलो वज़न चढ़ाया था उस वक्त, और राजकुमार संतोषी जी ने मुझे वो जिम्मेदारी दी थी और मैंने निभाने की कोशिश की। इसी तरह प्रयोग होता चला गया कई अलग अलग फिल्मों में, और कई और फेमस फिल्में हमने की। वीर ज़ारा की हमने यश चोपड़ा जी के साथ, रेडी की हमने फिर अगेन सलमान खान के साथ, हमने लगान किया जो इंटरनेशनली बहुत एक्लेम्ड फिल्म है, और ऑस्कर में जो 2-3 फिल्में जो नॉमिनेटेड है अभी तक बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में, लगान उसमें से एक है, तो उसका मैं हिस्सा हूँ। और बहुत कम मौका आता है किसी एक्टर के कैरियर में कि वो इस तरह की फिल्मों का हिस्सा हो। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि इस तरह की फिल्मों को मैं एज एन एक्टर हिस्सा बना, लगान जैसी फिल्म का। तो ये प्रयोग चल रहा है। अभी हमने काबिल एक फिल्म की ऋतिक रोशन के साथ, जो अभी आई थी। तो इस तरह से एक प्रयोग चलता रहता है कि कैरेक्टर क्या है और कैसे हम उसको उछाल सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। छपरा जैसे छोटे शहर, यहाँ भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जहाँ तक हम आपकी बात करें, आप वहाँ तक गए हैं, तो और ऐसे लोग आज के पीढ़ी के जो युवा जो फिल्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर के रूप में पढ़ाई के साथ साथ, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्टर बनना है तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी है।
चूँकि आप अगर थिएटर करते हैं और थिएटर एक्टर को तैयार करता है, थिएटर ऊर्जा देता है, जब तक एक्टर में एनर्जी नहीं होगी तब तक वो कमाल है। और थिएटर हमेशा तरोताज़ा रखता है, एक्टर को वार्म अप रखता है। थिएटर वो चीज़ें, थिएटर बोलना सिखाता है, थिएटर व्यक्तित्व को निखारता है। तो थिएटर बहुत ज़रूरी है। जो एक्टिंग के छोटे छोटे नुआंसेस हैं, खड़ा कैसे होना है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, इंटोनेशन क्या है, पॉजेस क्या है, प्रेग्नेंट पॉजेस क्या है, स्पीच क्या है, डिक्शन क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें थिएटर के आयाम हैं। फिर बॉडी और स्पेस जो एक्टिंग का बेसिक है कि ये पूरी जगह आपकी है और ये आपका शरीर है, आप करिए। डायलॉग तो बहुत बाद में आता है, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बॉडी का इस स्पेस के साथ, इस जगह के साथ, और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह का अपने बॉडी के साथ। तो ये सारी चीज़ें थिएटर से मिलता है। सिनेमा तो बहुत टेक्निकल है, कैमरे के सामने हम कर देते हैं और इंस्टेंट कॉफ़ी है सिनेमा, लेकिन जो सीखा हुआ है आपने थिएटर में वही चीज़ें आपको वहाँ जाकर परफॉर्म करना है, तो वो काम आ जाता है आपको। तो थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। नई पीढ़ी को मैं बोलूँगा, नई पीढ़ी थोड़ी जल्दबाजी में रहती है और जल्दबाजी में है, लेकिन काफ़ी बच्चे बहुत समझदार हैं जो थिएटर से जुड़े हैं। थिएटर से जुड़ के वहाँ से निकल के परिपक्व होके, थोड़ा सा ना कि परिपक्व होके बल्कि परिपक्वता की तरफ अग्रसर होके वो टेलीविज़न और फिल्म में आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और थिएटर कंटिन्यू रखा हुआ है उन्होंने। अभी क्या होगा, 3 महीने का कोर्स कर लो, 1 महीने का कोर्स कर लो, एक्टिंग में ऐसा हो गया है, 1 साल का कोर्स कर लो। तो एक्टिंग कोई 400 मीटर रेस तो है नहीं, 100 मीटर रेस तो है नहीं कि सीटी बड़ी सब बच्चे दौड़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैराथन रेस है, हजारों लोग दौड़ रहे हैं, उसमें से कौन फर्स्ट आएगा कुछ पता नहीं है, और जो सबसे आगे है वही फर्स्ट आएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। जो सबसे पीछे है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेमिना है, ऊर्जा है, जिसमें वो मादा है, वो धैर्य है, पेशेंस है, जिसमें अपने आप में विश्वास है, जी वही आगे आएगा, वही जीतेगा। क्योंकि एक मैराथन रेस है और एक प्रोसेस है सालों का एज एन एक्टर। जैसे कि हम थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चले, क्योंकि आप छपरा से टुडे आपसे बात कर रहा है, तो हमारे सारे जो दर्शक अभी हमें लाइव देख रहे हैं, जो हमें रिकॉर्डेड देखेंगे, वो ये जानना चाहते हैं कि अखिलेंद्र मिश्रा जो आज चमकता सितारा है बॉलीवुड का और पूरा देश उसे जानता है, छपरा में शुरुआत कैसे हुई, और छपरा में जैसे आप अभी आए और आपने तमाम जगहों पे आज घूमे आप, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है छपरा के साथ? देखिए, छपरा मैं जिला स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया है हमने, छपरा जिला स्कूल से, जहाँ से राजेंद्र बाबू ने भी किया है, और राजेंद्र कॉलेज छपरा से हमने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है। और हमारा जो गांव है वो दुरौंदा थाना कोल्हुआ में है, जो अब सीवान जिला में आता है। तो सीवान जिला में आता है दुरौंदा थाना कोल्हुआ गांव। तो कोल्हुआ गांव में दशहरा की छुट्टियों में हम जाया करते थे अपने गांव, जहाँ पुश्तैनी खेती है, और वहाँ जाते थे। वहाँ दशहरा में 2 नाटक होता था, एक भोजपुरी नाटक, एक हिंदी नाटक। तो जो मेरा पहला भोजपुरी नाटक है, जो भोजपुरी में है पहला नाटक जीवन का, वो है गौना के रात। वो बाल विवाह पे था और मैं भी बच्चा था, तो मुझे वो रोल मिल गया था वो। और हर साल हम दशहरा में जाते थे, 2 नाटक करते थे हर साल, और बड़ा आनंद आता था। छपरा में एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन है, और एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन राजेंद्र बाबू के जो बड़े भाई महेंद्र बाबू हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया था। और जो महेंद्र मंदिर है उन्हीं के नाम पे, जो कि ज्योतिष सिनेमा के नाम पे आज जाना जाता है और सिनेमा लोग देखते हैं, वहाँ हम लोग नाटक करते थे, और चित्रगुप्त पूजा के समय। तो मेरा जो पहला नाटक छपरा में है हिंदी में, वो है शरद जोशी का एक था गधा और फलादात खां। ये हमारे कॉमर्स के प्रोफेसर थे राजेंद्र कॉलेज के, डॉक्टर रसिक बिहारी वर्मा, उन्होंने डायरेक्ट किया था।
इसमें मोहम्मद ज़कारिया और हमारे कई दोस्त थे इसमें, पशुपतिनाथ अरुण, शब्बीर कुमार जो जिनका दर्शन स्टूडियो था, इस तरह से काफ़ी लोग थे। उदय शंकर रुखयार हमारे प्रोफेसर थे, वो इंग्लिश लिटरेचर के, जो बहुत गाइड करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत गाइड करते थे। और मेरे बड़े भाई साहब जो इंग्लिश लिटरेचर में थे, उनके गुरु थे वो उदय शंकर रुखयार। और तो इस तरह से हम थिएटर के माहौल जो छपरा में था उसमें भी हम सम्मिलित हो गए। एक था गदा उर्फ आज़ाद खां के साथ, फिर हमने नाटक करना शुरू किया धीरे धीरे। मोहम्मद ज़कारिया साहब लिखते थे। एक एजुकेशन ऑफिसर उस वक्त हुआ करते थे, एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर, वाचस्पति मिश्र, उनका भी बहुत सहयोग होता था एडल्ट एजुकेशन की तरफ से फंडिंग करने में और शोज़ करवाने में। फिर 1980 में एक पूरा बिहार करके पटना में एक युवाओं के लिए एक युवा महोत्सव हुआ था, यूथ फेस्टिवल, जिसमें हम एक प्ले लेकर गए थे। मोहम्मद ज़कारिया साहब ने लिखा था, डायरेक्ट किया था, एक ही रास्ता, जिसमें शकील अख्तर भी थे, पशुपतिनाथ अरुण भी थे, मोहम्मद ज़कारिया साहब थे, मैं था, शब्बीर थे, कई लोग थे। बड़ा बड़ा आनंद आता था। इस तरह से हम लोग नाटक करते गए छपरा में। और वो एक अलग उसमें गाना, एक कृष्ण मेनन करके हमारे सिंगर हमारे ही मोहल्ले में थे उस वक्त, शायद अभी यहाँ रहते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। वो बड़ा कमाल गाते थे, उसका प्लेबैक उन्हीं का होता था, लाइव प्लेबैक होता था। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयोग यहाँ हमने सीखा। और लेकिन जो भी था वो एमेच्योर लेवल पे ही हुआ करता था। और जब हमारा ये तय हुआ कि अब मुझे एक्टर बनना और मुझे यहाँ से निकलना है, तो बड़ी मुश्किल थी, चूँकि एक तो बिहार, वो भी छपरा, वो भी ब्राह्मण परिवार, वो भी सो यहाँ से निकलना तो परमिशन था नहीं। मैंने लड़कियों को तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे, लड़कों को भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भेजते थे। और आज तो बच्चे बड़े खुशहाल और बड़े भाग्यशाली हैं कि माँ बाप खुद तैयार करता है कि जाओ डांस इंडिया डांस में और नच बलिए में पार्टिसिपेट करो। सारे गामा में बच्चे तैयार होते हैं आजकल, बचपन से ही माँ बाप करवाते हैं। लेकिन वो ज़माना नहीं था, ये 80 के दशक की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर मैं जब यहाँ से निकला तो मुझे मुंबई जाकर, जब मैं इप्टा मुंबई के साथ जुड़ा, तो मुंबई में मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ा, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल थिएटर करना था। वहाँ सारा का सारा काम जो थिएटर होता था वो प्रोफेशनल लेवल पे होता था। वहाँ मुझे समझ में आया कि थिएटर में बैक स्टेज क्या होता है, बैक स्टेज का काम क्या होता है। यहाँ भी ज़कारिया साहब बताते थे हम लोगों को, मरहूम नहीं रहे, रुखयार साहब भी नहीं रहे, सो मेरा ख्याल है रसिक बाबू भी नहीं रहे, तो कई लोग ऐसे जो हैं, शब्बीर बाबू भी नहीं रहे, तो कई हमारे जो सीनियर्स थे छपरा के वो लोग नहीं रहे। और जब मैं यहाँ से गया तो वहाँ फिर थिएटर शुरू किया, और थिएटर में एज एन एक्टर तैयारी हुई मेरी, जो भी हुई। ये मेरा संकल्प था कि मैं तब तक फिल्में नहीं करूँगा या टेलीविज़न नहीं करूँगा जब तक मैं उस लेवल का एक्टर ना बन जाऊँ कि अगर अमिताभ बच्चन के साथ काम करना पड़े तो उनकी आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोलूं, और बच्चन साहब ये सोचने पर मजबूर हो जाए लड़का कहाँ से आया है, वो तो कमाल है। तो ये हमारा संकल्प था, और हमने पहले तैयारी किया एज एन एक्टर, और फिर हमने अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी काम किया एक अजनबी फिल्म में, और वैसे ही आंखों में आंखें डाल के ही डायलॉग बोला है मैंने। सो बड़ा आनंद है। और लेकिन यही है कि मेहनत बहुत करनी पड़ी, और मेहनत के सिवा और कुछ नहीं होता। मेरे पिताजी कहा करते थे कि किसी भी क्षेत्र में तुम लोग जाओ, मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी माताजी चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं, मैंने BIT भी दिया, IIT भी दिया, यहाँ तक कि हमने पॉलिटेक्निक भी दे दी, लेकिन हमारा हुआ नहीं कहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। वो आज लगता है कि साथ डेस्टिनी इस तरफ ले आने वाला था, इसलिए इंजीनियरिंग में नहीं हुआ। मेरे साथ के जो लड़के थे, जो हम लोग साथ में तैयारी करते थे इंजीनियरिंग की, उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। और मैं फिर हमेशा ये रहता था कि मैं क्या करूं। तो जब मुझे निकलना था यहाँ से कि थिएटर करना है, एक्टर बनना है, फिल्मों में जाऊंगा,
तो मैं अपनी माता जी से शुरुआत की, क्योंकि पिताजी से कहने की उतनी हिम्मत नहीं थी, वो ज़माना अलग था। तो मैंने माता जी को कहा कि मैं चाहता हूँ एक्टर बनना। कहा एक्टर क्या होता है? कहा कि नहीं एक्टिंग करूँगा। एक्टिंग करेगा? मैं मारूंगी, एक्टिंग करेंगे। सो इंजीनियर बनने के लिए कहा, इंजीनियर बने नहीं। तो मैंने कहा कि माई अगर हम इंजीनियर बन जाए नू, अगर हम एक्टर बन जाए तो इंजीनियरों बन जाए, डॉक्टरों बन जाए, वकीलों बन जाए, एसपी कलेक्टर सब बन जाए, एक्टर बने तो हाँ ये कौन नौकरी है भाई, जब मैं सब बन जाइबो। हम कहे हाँ सब बन जाए तो कितना पैसा मिली? क्योंकि माता पिता चाहते हैं बच्चे सेट हो जाएं, क्या वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा। तो वो मैंने कहा पैसा भी मिलेगा जब काम मिलने लगेगा। तो इस तरह से हम करके अपने माँ को भी हमने फुसलाने की कोशिश की, ये कि फाइनली हमें इजाज़त मिली और फिर हम बम्बई में संघर्षरत हुए और फिर आज हमें आप लोग देख रहे हैं। अभी जो स्थिति है हिंदी फिल्म की और जो बिहार के लोग हैं फिल्मों की तरफ रुख कर रहे हैं, वैसे में आपके द्वारा भी कई ऐसे सीरियल्स में भी आप आ रहे हैं, डेली सोप जो आते हैं उसमें भी आप आ रहे हैं, घर घर में आप बड़े चर्चित हो गए हैं आजकल भी। अब घरेलू जो डेली सीरियल होते हैं उसमें भी आप फिल्मों के बाद आ रहे हैं। उस पर कुछ बताइए कि जो महिलाएं जो देख रही हैं उनके लिए मतलब क्या ये? नहीं, मैं तो चूँकि मैं थिएटर से मैंने शुरुआत की और मैं फिर टेलीविज़न में आया और फिर उसके बाद फिल्मों में आया, तो मेरे लिए टेलीविज़न फिल्म जो है वो करना और बहुत सेलेक्टिव करना, क्योंकि मैंने जो फिल्में भी की हैं बहुत ही सेलेक्टेड फिल्में की हैं और सारी ए ग्रेड की फिल्में की हैं, चाहे वो नॉन स्टार कास्ट की फिल्म हो लेकिन उसको नेशनल अवार्ड मिला है। जैसे हमारी फिल्म है अंतर्द्वंद, अब अंतर्द्वंद को नेशनल अवार्ड मिला है, बिहार की पृष्ठभूमि की फिल्म है। मैंने फिल्म की है 2 दूनी 4, अब उसमें बहुत बड़ा स्टार कोई नहीं था, ऋषि जी हैं, ऋषि कपूर और नीतू सिंह, मैं हूँ, लेकिन उस फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिला। हबीब फैसल जिन्होंने बैंड बाड़ा बारात बनाई थी, उनकी पहली फिल्म है वो। सो इस तरह से हमने छोटी फिल्में भी की तो अच्छी फिल्म की जिसको एप्रिसिएशन मिले, अवार्ड मिले और लोग देखें, और बड़ी फिल्म की ऑफ कोर्स तो भी मीनिंगफुल की। कोई भी बफूनरी फिल्म मेरे लिस्ट में नहीं है। आजकल जो स्थिति है भोजपुरी की, या आप भोजपुरी भाषा क्षेत्र से हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, भोजपुरी फिल्म बहुत ही अजीब ढंग से कुछ बनने लगी है। सिनेमा परंपराओं का विस्तार है, भारतीय सिनेमा खासकर परंपराओं का विस्तार है, हमारी संस्कृति का विस्तार है। और यही बिहार जो कभी आर्यावर्त की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, और ये कला की एक विरासत है इस बिहार में, साहित्य का विरासत है इस बिहार में, और इस बिहार में लोक नृत्य और लोक संगीत का भरमार है, हस्तकरघा और शिल्पकार का भरमार है। लेकिन जब हम भोजपुरी सिनेमा की तरफ देखते हैं इस वक्त, तो सारी फिल्म एक धड़ल्ले की बन रही है। ठीक है, उस तरह की फिल्म बनाइए, जो ऑडियंस है, आम ऑडियंस है, फ्रंट वेंचर ऑडियंस है, वो उस तरह की सिनेमा एंजॉय करती है। लेकिन कुछ कमाल की भी फिल्में बननी चाहिए, अच्छी फिल्म, ताकि सभ्य परिवार के लोग भी थिएटर में परिवार के साथ जाके फिल्में देखें, क्योंकि अपनी भाषा है। आज महाराष्ट्र में हर परिवार कंपल्सरी रूप से अपने पूरे बच्चों को ले जाकर मराठी फिल्म दिखाती है, और वो इसलिए दिखाती है कि मराठी फिल्म उस स्टैंडर्ड की बनती है, परिवार को दिखाने लायक बनती है, परंपराओं से जुड़ी हुई फिल्में बनती है। आज हम परंपराओं को छोड़ रहे हैं भोजपुरी सिनेमा में। हिंदी सिनेमाओं का रीमेक बन रहा है भोजपुरी में, या तमिल तेलुगु का रीमेक बन रहा है, या कुछ भी बन रहा है, 12 गाने हो रहे हैं, कौन से गाने हो रहे हैं मालूम नहीं। सो इसलिए हम, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारे कहने से चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि क्रम में सिनेमा को एक विषय बनाया जाए और सिनेमा को पढ़ाया जाए, वो भी कंपल्सरी में हो, न कि ऑप्शनल में हो। क्योंकि सिनेमा को मैं मानता हूँ तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली ये विधा है, ये वो माध्यम है।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के काल कोठरी में हुआ था, माता देवकी के कोख से, और लालन पालन गोकुल में हुआ, माँ यशोदा की गोद में, नंदगांव में हुआ। उसी तरह सिनेमा का जन्म जो है वो फ्रांस में हुआ, यूरोप में, लेकिन उसका लालन पालन अमेरिका, चीन, जापान और भारत में हुआ। सिनेमा को अगर लीजिए, आज मंदिर में जाते हैं, मंदिर का जो गर्भगृह है वो अंधेरा रहता है, भगवान रहते हैं वहां, लेकिन जो श्रद्धालु जाते हैं उनकी श्रद्धा से उनकी अंतरात्मा में वो प्रकाश जलता है, वो श्रद्धा का जागृति होती है। ठीक उसी तरह सिनेमा है, ये कैमरामैन है, इन्होंने अंधेरे में आंख डाला और इनको प्रकाश दिखा। सिनेमा हॉल में जब बैठते हैं तो पहले पूरा लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं, अंधेरा कर दिया जाता है, फिर प्रकाश आता है। सिनेमा वो विधा है, इसे समझने की जरूरत है। सिनेमा को सिर्फ हमारे देश में तुच्छ मनोरंजन का एक विधा मानकर ऐसे ही हे दृष्टि से देखा जाता है। सिनेमा वो नहीं है। सिनेमा से अमेरिका का पूरा इकोनॉमिक्स टिका हुआ है। सिनेमा वो है। थोड़े से हम अब डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे। चंद्रकांता में जो आपका डायलॉग था, ये एक बार हमारे ये डायलॉग वालक मत बुलवाइए, डायलॉग कहाँ बुलवाएंगे, डायलॉग मत बुलवाइए, डायलॉग अभी याद भी नहीं है। और कुछ आपने बोला था थोड़ा सा अभी वो अलग अलग रस में था। पहली बार मैंने चंद्रकांता में कोशिश की थी कि कुछ ऐसा प्रयोग हो, और मैंने ध्वनि को, साउंड को तकिया कलाम बनाया था, न कि शब्द को। हमारे यहाँ एक परंपरा थी सिनेमा में कि शब्द को तकिया कलाम बनाया जाता था। प्राण साहब से लेकर हर लोग एक शब्द लेते थे तकिया कलाम की तरह और उसको यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। मैंने साउंड को, ध्वनि को तकिया कलाम बनाया, यक। तो वो यक, अब वो बच्चों ने बाद में यक्कू कर दिया उसको, कहने में आसानी है, और उसको 9 रस में हमने इस्तेमाल किया कि वो हास्य में कैसा है, वो रुद्र में, रौद्र में कैसा है, वो श्रृंगार में कैसा है। तो कि जब मैं चंद्रकांता को देख रहा हूँ तो श्रृंगार रस में बोल रहा हूँ यक, जब मैं कॉमेडी में हूँ, हास्य रस में, तो मैं बोल रहा हूँ यक, और जब मैं रौद्र रूप में हूँ, क्रोध में हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ यक्का। तो वो अलग अलग रस में साउंड को हमने यूज किया, और वो काफ़ी प्रयोग सक्सेसफुल रहा। उस वक्त के बच्चे, आप लोग शायद उस समय बच्चे होंगे, तो उस समय आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, जो बच्चे जो आपकी पीढ़ी के जो थे। नए जनरेशन को शायद उतना पता नहीं होगा, नई पीढ़ी को, लेकिन उस समय जब ये टेलीविज़न 94, 95, 96 में आया था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो एक अलग प्रयोग था। मिर्ची सेठ का एक किरदार आपका सरफरोश पिक्चर में था, और वो मिर्ची सेठ मतलब भारत के लिए खिलाफ काम करते थे, वैसा किरदार निभाकर भारत के लिए, अब जब आप देशभक्ति की बात करते हैं तो कैसा लगता है जो इंसान चंद्रशेखर आजाद का किरदार भी निभा रहा हो? हाँ, नहीं, ये तो एक देखिए एक कैरियर का एक ग्राफ है कि एक तरफ हमने सरफरोश में मिर्ची सेठ जैसे देशद्रोही गद्दार के साथ हमने काम किया, उसका रोल किया जो देश से गद्दारी करता है। तो वही दूसरी तरफ वही एक्टर चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में निभाता है, एक इतने बड़े देशभक्त, द रियल हीरो ऑफ द कंट्री, फ्रीडम फाइटर, सो इतने बड़े क्रांतिकारी। सो ये एक एक्टर का एक ग्राफ है कि एक एक्टर इस तरह का भी रोल कर सकता है, इस तरह का भी रोल कर सकता है। तो वो ये रखा हमने, जैसे वीरगति में इक्का सेठ का हमने रोल किया था, एक बहुत खतरनाक विलन था, और फिर उसके बाद हमने लगान में एक हीरोइक रोल कर दिया, हमने अर्जुन लोहार का रोल कर दिया, जो कि अंग्रेज़ों के साथ है, उसका डायमेंशन अलग है, अंग्रेज़ों के साथ है लेकिन रिवोल्ट कर जाता है, और फिर फाइनली अपने टीम के साथ। तो इस तरह से हमने प्रयोग अलग अलग किए हैं। जैसे लाहौर के जेल का एक जेलर है वीर ज़ारा फिल्म में, और वो बहुत कड़क है, बहुत ये है, अगेंस्ट है, लेकिन लास्ट में कोर्ट में वो सिंपैथी दिखाता है, सहानुभूति दिखाता है हीरो के प्रति।
सो वो भी ट्रांजिशन एक रोल का ग्राफ होता है। सो हमने प्रयोग करने की कोशिश की है अलग अलग ढंग की। और जैसे रेडी फिल्म में विलन होते हुए वो कॉमेडी था, क्योंकि सिचुएशनल कॉमेडी था। तो जब परिस्थिति बदल जाती है, स्थान बदल जाता है, तो परफॉर्मेंस बदल जाता है। बिल्कुल। तो उसकी भाषा बदल जाती है। तो परिस्थिति और स्थान की वजह से फिर वो कैरेक्टर बदल जाते हैं, उस तरह का परफॉर्मेंस होता है। ये एक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है और इस तरह के प्रयोग हमने किए हैं। अंत में छपरा के लोगों के लिए आपका एक मैसेज छपरा टुडे के माध्यम से। भाई हम अपने सारण के तमाम जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उन सब के लिए मैं तो यही संदेश दूंगा कि अपने आप को जीवित महसूस करें। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके परिवार के साथ क्या हो रहा है, मोहल्ले के गांव के साथ क्या हो रहा है, प्रदेश के साथ क्या हो रहा है और देश के साथ क्या हो रहा है, आपके अपने साथ क्या हो रहा है, इस पर प्रतिक्रिया दें। और इस पर प्रतिक्रिया आप तभी दे पाएंगे जब आप अपने आप को जीवित महसूस करेंगे। केवल सांस लेना जीवित रहना नहीं है, केवल मुंह खोलना रोटी खाने के लिए मुंह का काम इतना नहीं है, मुंह का काम बोलना भी है, प्रतिक्रिया देना भी है। आंख का काम केवल देख के आंख मूंद लेना नहीं है। तो कृपया कर आपके आसपास जो गंदगी है उस पर भी रिएक्ट कीजिए, जो छपरा में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए, गंदगी के ऊपर प्रतिक्रिया दीजिए। लोगों का जो एक मना स्थिति बन गई है कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी के आगे आके खड़े हैं या चल रहे हैं या मोटरसाइकिल पार्क किए हुए हैं, साइकिल हटा नहीं रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, 5-5 गाड़ियां एक साथ सड़क क्रॉस कर रही हैं, जगह नहीं है, सबको एक दूसरे से ओवरटेक करना है। ये जो एक मानसिकता है वो बदलने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है। और जो लोग नहीं बदल सकते, कम से कम नई पीढ़ी को बदलने में मदद करें, ताकि नई पीढ़ी हमें आगे लीड करेगी इस देश को लीड करने में। और उसमें छपरा, सारण और बिहार का बहुत बड़ा हाथ होगा और होता रहा है, ये परंपरा है। धन्यवाद।